नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ दानिश रज़ा खान और आप देख रहे हैं बीएनसी न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम द DRK शो। आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, बुरहानपुर का हिंदुत्व का वो चेहरा जिसे आपने सोशल मीडिया पे या फिर किसी हिंदुत्व की रैली पे ज़रूर देखा होगा। तो मुलाकात करिए हिंदू नेता महेश चौहान। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। जय श्री राम, नमस्कार। भैया, पहला सवाल, जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा कहाँ तक हासिल की और राजनीति में आप कैसे आए, थोड़ा सा बताएं। मेरा जन्म ब्रह्मपुर में ही हुआ है। 17 जुलाई 1982 को ब्रह्मपुर में ही जन्मा हूँ, लेकिन मेरा पैतृक गांव नेपानगर विधानसभा का जैनाबाद बरवा टेकरी है। और मेरी शिक्षा BA सैफी गोल्डन जुबली कादरिया कॉलेज से हुआ है। राजनीति शास्त्र में मैंने MA किया है और LLB किया है 2006 में, और अभी वर्तमान में मैं LLM में अध्ययनरत हूँ। अच्छा, राजनीति का सफ़र बताएं। राजनीति तो मैं बताऊं आपको कि जब से मैं महाविद्यालय में था तो हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो संगठन मंत्री थे, खंडवा बुरहानपुर एक संयुक्त जिला हुआ करता था। तो जब खंडवा और बुरहानपुर एक ही जिले में सम्मिलित थे, तो तब जो संगठन मंत्री थे उनसे मैं प्रभावित हुआ और तभी से मैं छात्र राजनीति में रहा। उस समय मैंने जितेंद्र सिंह ठाकुर, सुमित वारुड़े, हर्ष कुमार चौकसे, ऐसे कई सारे नाम थे जिन्हें मैंने ABVP के बैनर तले संयुक्त रूप से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी के चुनाव लड़ाए थे। किन किन संगठनों में आप अब तक के रहे हैं, क्या अनुभव रहा वहाँ का, क्या क्या उपलब्धि रही आपके संगठन में ऐसे रहते हुए? मैं बाल्य अवस्था में सरस्वती शिशु मंदिर में मैंने पढ़ाई की है और तभी से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मैं जो वाद्य यंत्र आता है, प्रणव, एक बड़ा सा ढोल आता है, वो संचलन में या कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, तो मैं तब वह प्रणव बजाता था। उसी मतलब घोष में मैं सदस्य होने के नाते मैं RSS से काफ़ी प्रभावित हुआ और तभी से मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सांस्कृतिक संगठन में कई दायित्वों का निर्वहन किया। और जो संगठन ने मुझे व्यवस्था में लगाया था, वो व्यवस्था में मैं नगर संयोजक धर्म जागरण, जिला संयोजक धर्म जागरण, ऐसे दायित्वों पर रहा। मैंने प्राथमिक वर्ग किए, प्रथम वर्ष किया है, और जहाँ भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त करना है या कुछ सीखना है, तो मैं हमेशा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय पर और वहाँ उपस्थित जो भी हमारे वरिष्ठ होते हैं उनसे मार्गदर्शन लेता रहता हूँ। उपलब्धि की बात करें, इतने साल आप इन संगठन में रहे हैं, लगभग जब आपने आपसे बताया कि मैं छात्र राजनीति से जो है राजनीति शुरू करके आ रहा हूँ, 2008 के अंदर आपने कुछ शायद जो है उमा भारती की पार्टी जनशक्ति से भी जो है आपको टिकट दिया गया था। क्या वजह, थोड़ा सा उस समय का भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, मेरा चुनाव लड़ने का या राजनीति करने का कोई भी उद्देश्य ना रहा, ना ही, क्योंकि मैंने मेरे पिताजी से बहुत कुछ सीखा है। आप ये देखेंगे, ये ताम्रपत्र है, ये मेरे पिताजी स्वर्गीय सूरज सिंह जी चौहान, उन्हें प्राप्त हुआ था। और मेरे परिवार से 2 लोग आपातकाल के समय जेल में रहे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी भी जब सबसे पहले माननीय नंद कुमार सिंह चौहान विधायक चुनाव लड़े थे, तो मेरे पिताजी स्वर्गीय सूरज सिंह चौहान ने एक 4 व्हीलर जीप, महिंद्रा की जीप खरीदी थी प्रचार के लिए। तब कुछ ही लोगों के पास 4 व्हीलर गाड़ियां हुआ करती थी। तो सेवा और समर्पण ये तो मेरे रगों में तब से है। मैंने 2008 चुनाव इसीलिए नहीं लड़ा क्योंकि मुझे उमा भारती जी ने जो टिकट दिया था भारतीय जनशक्ति पार्टी से, लेकिन क्या हुआ कि उस समय हामिद काजी जी भी चुनाव लड़ रहे थे और अर्चना दीदी भी थे। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व की हार होगी और हामिद काजी जीत जाएंगे, तो इसलिए मैंने जनशक्ति पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा। महेश जी, आपने उस समय उमा भारती जी जो है राष्ट्रीय नेत्री है, बुरहानपुर उनका प्रवास था, आपने उनका भव्य स्वागत भी किया था और कुछ तस्वीरें हमारे घर उस समय की कि आपने जो है उनको तलवार दी थी गांधी चौक के अंदर, जबकि वो एक ऐसा एरिया है वहाँ पे मस्जिद भी है पास में, एक बोल सकते हैं मुस्लिम एरिया है।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2008 9 अक्टूबर के पहले बुरहानपुर बहुत अच्छा शहर था, लेकिन 2008 मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दंगे की भूमिका कहीं ना कहीं संदेह में है। जो मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा वहाँ मौन रहकर धारा 144 में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई। 500-600 साल का इतिहास को तोड़ा गया। बालाजी रथ पूरा नगर भ्रमण कर कर दशहरे की रात्रि में नदी पर, ताप्ती नदी के तट पर जाता था। वो जो विवाद हुआ, वो जो बनाएंगे मंदिर हम राम की कसम खाते हैं, ये गाना बजाया जा रहा था 2008 में बालाजी रथ के जो आगे चल रहा था वाहन उस पर। लेकिन गांधी चौक में कुछ असामाजिक तत्वों ने, दंगाइयों ने उन्हें रोका और बालाजी महाराज के जो संत है, पुजारी है, उनको मारा पीटा और वाद विवाद की स्थिति निर्मित हुई। हम वहाँ गए, हमने कलेक्टर महोदया थी उनसे और तत्कालीन एसपी थे उनसे बात की कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। छोटी-मोटी घटनाएं तभी चालू थी। 2008 में गणपति जी का जब स्थापना जुलूस निकला था तो मिलन होटल के बाजू खानकावाट की गली में गणेश जी की प्रतिमा पर कुछ असामाजिक तत्वों ने उस पर गंदा पानी फेंक दिया था। उसके बाद हमने ज्ञापन दिया और विरोध स्वरूप रैली निकाली थी। तो छोटी मोटी घटनाएं तब से गणेश उत्सव के दौरान से प्रारंभ हो चुकी थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि गणेश उत्सव रहा, नवरात्रि रहा, दशहरा रहा, इस पर प्रशासन की काफ़ी बंदिशें रही। तानाशाही रुख जो अपनाया था जिला प्रशासन ने। आप धारा 144 लगने के बाद 10 से 12 हजार एक विशेष संप्रदाय वहां नमाज पढ़ता है, उसको प्रशासन क्यों नहीं रोकता है? और कुछ 400-500 युवक अगर बालाजी रथ के साथ जाते हैं और वो बोलते हैं कि बालाजी रथ को ना रोका जाए और नदी पे जाने दिया जाए, तो बालाजी रथ की जो 500-600 साल की परंपरा थी उस परंपरा को खंडित कर दिया। तो ये वाकया मैं आपको बता रहा हूँ। आपने मेरे जो पुराने जख्म थे उनको कुरेदा, तो मैं बताना चाहता हूँ कि उस समय पक्षपात, तुष्टीकरण की राजनीति, सारे ही नेता तुष्टीकरण की राजनीति में लगे थे। तो उस कारण मुझे ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहेंगे वो हिंदुत्व की बात करेंगे और सत्य के आधार पर चलेंगे। अगर बुरहानपुर में 25 जगह मस्जिद है और उन 25 मस्जिदों में अगर दुकानें चल रही है, तो एकमात्र गांधी चौक में हिंदुओं की दुकानें क्यों नहीं बन सकती, क्यों नहीं चल सकती? अगर आप शहर में कई जगह आप घूमेंगे, भ्रमण करेंगे, लोहार मंडी हो, शनिवारा गेट हो या बस स्टैंड के पास सरस्वती डेयरी के सामने मस्जिद हो, हर जगह दुकानें मस्जिदों में बनी है। मस्जिदों की आय का एक साधन है। लेकिन गांधी चौक में चूंकि वो दुकानें हिंदुओं की है, पाकिस्तान से आए विस्थापित सिंधियों की है, इसलिए वो दुकानें जला दी गई। भाई आप सेकुलर देश में रहते हैं, लेकिन आज तक कि ये डिसाइड भी तो नहीं हुआ कि वो दुकानें आखिरकार जलाया किसने था। वही तो एक प्रश्न चिन्ह है कि पुलिस मूक दर्शक बनी रही। आप बोल रहे दंगा हुआ, दंगा किसको कहते हैं? जहां आमने सामने दो समुदाय तलवारबाजी या किसी भी प्रकार के हथियार लेके आमने सामने लड़े, एक दूसरे को मार दे। बुरहानपुर में दंगा नहीं हुआ, किसी एक समुदाय द्वारा हिंदू समाज के सिंधी विस्थापित जो थे उनकी दुकानें जला दी गई। ये दंगा नहीं है, ये दंगाइयों द्वारा सुनियोजित तरीके से दुकानें जला दी गई। यहां दंगा आप कैसे कह सकते हो भाई? दंगा हुआ ही नहीं है। दंगा जहां होता है वहां आमने सामने, हम तो मीडिया के माध्यम से देखते हैं, दंगा नहीं हुआ। यहां प्रताड़ित है, पीड़ित है सिंधी समाज। और जब 2007 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आदेश आया, पहले जो दुकानें जली थी, पहले 2 बार और दुकानें जल चुकी है वहां। सिंधी मार्केट काफी बड़ा मार्केट था और ये पाकिस्तान से, भारत पाकिस्तान विभाजन में जो सिंधी समाज के लोग यहाँ आए थे, तो उन लोगों को ये दुकानें पट्टे पर दी गई थी। और 2007 में मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट ने ये कहा
कि जामा मस्जिद की 5 फीट दीवार को छोड़कर ये दुकानें बना के दी जाए। अब आप बताएं कि ये गलत कैसे हो सकता है? अभी भी लेकिन मामला जो है न्यायालय के अंदर कदा है। देखिए, न्यायालय में मामला नहीं है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो विस्थापित है उनको 99 साल का कब पट्टा था, तो उनको दुकानें वहां बनाकर दे जाना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो तत्कालीन भी नेता रहे हैं या वर्तमान में जो नेता है, उनका यह मानना है कि वहां अगर दुकानें बन जाए तो हो सकता है कोई दंगा हो जाए। मैं बोलता हूं कि राम मंदिर अयोध्या में बना तो कोई दंगा हुआ क्या? जो सत्य वो सत्य है। दुकानें सिंधी समाज को दी गई थी, वही दुकानें बनना चाहिए। आज आप कहेंगे कि आपको दुकानें कहीं और दे दे। अरे सिंधी समाज 15 साल हो गए 2008 से। 15 साल में आपने उन सिंधी समाज के बारे में क्या सोचा, क्या जाना? आपको मालूम है कई लोग तो यहां से विस्थापित हो गए, बेचारे, रोजगार नहीं था, चले गए। वहां हिंदू समाज की दुकानें रहेगी तो आपत्ति है, लेकिन वहां आज सैकड़ों ठेले खड़े रहते हैं। आप वो ठेले खड़े, आज वहां से व्यापार तो हो रहा है ना। अगर वहां व्यापार ना हो या दुकानें ना लगे तो मैं समझू कि वो क्षेत्र संवेदनशील है। लेकिन वह बाकायदा शहर का बहुत बड़ा तबका वहां रोजगार प्राप्त करता है, ठेले लगाए जाते हैं जहां दुकानें थी करोड़ों की। वो जगह को छोड़ के वहां पे ठेले लगाए जाते हैं, वो जगह पे तार फेंसिंग की हुई है। भाई साहब, स्थान तो वही है ना। आज 20 मीटर दूरी से ठेले लग रहे हैं, केवल 20 मीटर की दूरी से ठेले तो लग रहे हैं ना। व्यापार उद्योग तो कर रहे हैं ना लोग। मेरा कहना है कि अगर उन लोगों का व्यापार हो सकता है तो दुकानें क्यों नहीं बन सकती? 25 जगह अगर मुस्लिम समाज की स्वयं की दुकानें हैं या मंदिर ट्रस्ट की दुकानें हैं, तो यहां सिंधी समाज की दुकानें क्यों नहीं हो सकती भाई? अगर हम सेकुलर देश में रहते हैं जहां सभी धर्मों को समान अधिकार दिए गए हैं, तो यहां अगर सिंधी समाज को दुकान बनाकर प्रशासन दे दे तो इसमें क्या क्या हर्ज है, क्या तकलीफ है? लेकिन महेश जी, मेरा सवाल था, आपने 20 चौराहे पे उमा भारती को तलवार दिया, उसका जवाब नहीं मिला तक। भाई, सुश्री दीदी उमा भारती जी एक हिंदुत्ववादी नेता है, संत है। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि वो हिंदू धर्म की रक्षा करती है और उन्हें तलवार देना चाहिए, मैंने तलवार दी। 20 चौराहे पे तलवार दी आपने? उसमें क्या दो रहा है? तलवार देना, मैं जानता हूं हमारे धर्मों में कहा गया है शास्त्र और शस्त्र, ये हमारे धर्म के लिए होना चाहिए। तो ये शस्त्रों की श्रेणी में आते हैं। मैंने शस्त्र उमा जी को दिया था और मैं आज भी मानता हूं कि शस्त्र और शास्त्रों के बिना धर्म नहीं चल सकता। पारिवारिक पृष्ठभूमि की अगर हम आपकी बात करें तो क्या आपके परिवार में भी कोई नेता रह चुका है इससे पहले? मेरे पिताजी स्वर्गीय सूरज सिंह जी चौहान स्वर्गीय अमृतलाल जी तारवाला के घनिष्ठ मित्र थे और उनके संपर्क में रहे, और वो भाजपा में जो संयुक्त जिला था खंडवा बुरहानपुर, तब जिला उपाध्यक्ष रहे और कई सारे प्रकोष्ठों में जिले के दायित्व पर भी रहे। और 18 महीने वो जेल में रहे, दो भाई। तो इमरजेंसी के दौरान? इमरजेंसी, आपातकाल, जब इंदिरा गांधी ने जो भी लोग भाजपा के, संघ के या जो भी आरएसएस से अनुसांगिक संगठन थे, उन लोगों को जबरदस्ती आधी रात में उठाकर जेल में डाल दिया था। तो उस समय मेरे पिताजी और मेरे बड़े पिताजी जेल में रहे। हमारी माँ ने, दादी ने, हमारे जो परिवार की महिलाएं थी, लोगों के गोबर फेंक कर उस समय घर को पाला पोसा। मैं आपको क्या बताऊं, उस टाइम मेरी दादी रोया करती थी, क्योंकि दादी विधवा थी। कम समय में ही हमारे पिताजी, बड़े पिताजी कमाई करने लग गए, लाल जवार की रोटियां खाई। और क्या कहूँ, अब बीजेपी को पहुंचाने में हमारे पिताजी का भी कहीं ना कहीं योगदान था, रहा है। किस नेता को आइडियल मानते हैं आप अपना? जिस तरीके से आपने अपना जो जनता के सामने अपनी बात रखी, उससे किस नेता को आइडियल मानते हैं आप? मैं बाला साहब ठाकरे, योगी जी, हेमंत बिस्वा शर्मा जी, ऐसे नेताओं को अपना गुरु और राजनीतिक गुरु समझता हूँ। कब से मानते वाले इन तीनों को आप? जब
बाल्यावस्था में था, तो तभी मैंने बाला साहब ठाकरे के कई सारे, लेकिन हेमंत बिस्वा जी तो कांग्रेस के थे। अभी वर्तमान में तो सीएम है, भारतीय जनता पार्टी से तो सीएम अभी है, अभी असम आए के। ना, अभी अभी आए। तो आइडियल भाई ऋतिक रोशन भी था, जितेंद्र भी था। तो आप उनको कांग्रेस के समय से आइडल मानते आ रहे हैं कि भाजपा में आए तब से? जब से वो असम के मुख्यमंत्री बने हैं तब से। कि आइडियल अगर हम किसी को मानते हैं या उसके आदर्शों पे चलने की बात करते हैं तो उनकी खूबियों के कारण। अवगुण तो हर किसी में रहते, किसी ना किसी व्यक्ति में अवगुण रहते, हम भगवान तो है नहीं। वो भी कांग्रेस में थे, ये उनका अवगुण था, भाजपा में आ गए, ये सद्गुण हो गया। अच्छा, इन तीनों ही लोगों को आप इनमें क्या ऐसी खूबी देखते हैं, अगर आप विधायक या फिर कोई बड़े नेता बन जाते हैं तो इन तीनों को पैटर्न को आप जो है बुरहानपुर में अपनाएगा, ऐसा इनका एक पैटर्न बनाए तीनों का? मेरा कहना है कि बुरहानपुर का नाम ब्रह्मपुर हो। जिस प्रकार से योगी जी ने इलाहाबाद को प्रयागराज किया, फैजाबाद को अयोध्या किया, वैसे बुरहानपुर का नाम भी ब्रह्मपुर हो। और हेमंत बिस्वा शर्मा जी जिस प्रकार से वहाँ जो अवैधानिक रूप से आतंकी रह रहे हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं या जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, उन पर उनकी एक सूक्ष्म नज़र है। और जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, उनके काम करने की शैली को मैं काफ़ी पसंद करता हूँ। बाला साहब ठाकरे? बाला साहब ठाकरे ने 1992 में कहा था, आप देखेंगे कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में उनका, वो कोई राजनीतिक पद पर नहीं थे, ना वो सीएम थे, ना पीएम थे, ना कोई विधायक थे, ना सांसद थे, लेकिन वो हिंदुत्व के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और उनका जब तक जीवित रहे दबदबा बरकरार रहा। इसलिए मैं बाला साहब ठाकरे को मानता हूं कि वो हिंदू हृदय सम्राट थे, है और रहेंगे। बिल्कुल महेश जी, हमारे सवाल आपके जवाब यहाँ पे जारी रहेंगे, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, जब तक कि आप लोग भी देखते रहिए बीएनसी न्यूज़। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बीएनसी न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम द डीआरके शो के अंदर। आज हमारे साथ में मौजूद है हिंदू नेता महेश चौहान। महेश जी, आपसे अगला सवाल ये है कि आपने हाल ही के अंदर आपने आपकी टीम ने मिलकर जो है द केरला स्टोरी जो है हिंदू महिलाओं, युवाओं और हिंदू बालिकाओं को दिखाया। क्या उद्देश्य है इसके पीछे? ये जो द केरला स्टोरी है, ये सत्य घटना पर आधारित स्टोरी है। विपुल अमृतलाल शाह और अदा शर्मा जिस प्रकार से पिक्चर बनाई गई है, काफ़ी अच्छी पिक्चर है। और आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो आंकड़ा बताया गया 32,000, मैं तो मानता हूँ ये अगर सारे देश भर से लिया जाए, जिसमें असम है, मणिपुर है, जम्मू कश्मीर है, केरला है और कई भारत के ऐसे राज्य हैं जहाँ से हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर मतांतर किया, उसके बाद धर्मांतरण किया और इन्हें आतंकवादियों के साथ भारत से बाहर भेज दिया गया। तो ये 32,000 आंकड़ा तो एक सरकारी आंकड़ा हो सकता है, लेकिन इसके अलावा मैं यह मानता हूँ, मेरी सोच यह मानती है कि यह आंकड़ा लाखों में होगा। महेश जी, एक बात बताइए, बुरहानपुर एमआईएम के जो नेता है ज़हीर उद्दीन अर्श, उन्होंने बीएनसी न्यूज़ को दिए इंटरव्यू के अंदर कहा है, ऐसा आरोप आप पर आपकी सरकार पे लगाया है कि केरला के अंदर जब 32,000 लड़कियां किसी विशेष समुदाय की जो आतंकवादी संगठन उनमें शामिल हो जाती है, तो फिर सरकार का जो खुफिया तंत्र है वो क्या कर रहा था? सरकार एक अग्नि से चोर को पकड़ लेती है, जो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के अंदर ऐसी योजना बनाता है उसको सरकार पकड़ लेती है, लेकिन 32,000 लड़कियां एक विशेष समुदाय की एक आतंकवादी संगठन के अंदर शामिल हो जाती है, तो सरकार का खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? क्या कहेंगे आप? मैं आपको बताना चाहूँगा कि 32,000 केवल हिंदू लड़कियां नहीं, में क्रिश्चियन भी है, सिख भी है, हिंदू भी है। और रही खुफिया तंत्र की बात, तो वहाँ भाजपा की सरकार नहीं है। सेंट्रल में सरकार, केंद्र में सरकार जरूर आई है, लेकिन वहाँ की राज्य सरकार कभी भी सपोर्ट नहीं करती। आप देखेंगे
कि जो खुफिया तंत्र है सेंट्रल का, वो सेंट्रल का खुफिया तंत्र तो जानकारी देता है, लेकिन राज्य सरकार वहाँ कहाँ समर्थन करती है, कहाँ सपोर्ट करती है। तो इसलिए आप इसको खुफिया तंत्र से जोड़ेंगे और देश के प्रधानमंत्री से जोड़ेंगे तो ये कहाँ तक उचित है भाई। लेकिन सेंट्रल का तो काम होता है, सेंट्रल जो एजेंसी होती है उसको तो खुद जाके कार्रवाई करती है, वो स्थानीय पुलिस की मदद भी नहीं लेती है। मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, पीएफआई या जो सिमी था और अभी कुछ संगठन हैं जो आंतरिक तौर पे काम कर रहे हैं, तो खुफिया तंत्र तो काम कर रहा है ना। सिमी के लोग पकड़ा है कि नहीं हमारे यहीं खंडवा जिले में कितनी बड़ी वारदात की थी सिमी ने, पुलिस के 2 जवानों को मार दिया था। हाँ, जेल को तोड़ के वो भाग गए थे। भोपाल में कई लोगों का उन्होंने अपहरण कर लिया था। तो सिमी, कई दिनों तक लोग ये कहते रहे कि सिमी भी आतंकवादी संगठन नहीं है। वैसे ही साउथ के कई राज्यों में पीएफआई को बैन कर रहे थे, तो जब कांग्रेस भी और वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार भी इसका विरोध कर रही थी। आज पीएफआई के लोग आईएसआई से संपर्क में हैं, काबुल, अफगानिस्तान, उनके बैंक खातों को देख लो या उनकी कॉल रिकॉर्डिंग देख लो, व्हाट्सएप चेकिंग देख लो, या तो फिर उनके जो भी दस्तावेज, किताबें, साहित्य जब्त हुआ, वो किसके माध्यम से, खुफिया तंत्र के माध्यम से ही तो पकड़े गए हैं ना। अगर खुफिया तंत्र सक्रिय नहीं होता तो इतने सारे आतंकवादी कैसे पकड़े जाते भाई। सरकारी आंकड़ा 32,000 लड़कियां एक आतंकवादी संगठन में शामिल हो जानी है, कुछ बड़ा नहीं लग रहा आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बड़ा नहीं, इससे बड़ा और आंकड़ा हो सकता है। मैं तो मानता हूँ बहुत बड़ा आंकड़ा हो सकता है। हमारे बुरहानपुर जिले की एक लड़की जो कि रायला बन गई, हाँ, सौरभ जैन नाम के लड़के ने उससे शादी की। नेपा नगर की रहने वाली थी, वो अग्रवाल परिवार की थी। अब वो अफगानिस्तान से उनके तार जुड़े हैं आईएसआई से। वो कितना ब्रेन वॉश करते हैं। ये केरला फाइल झूठी है क्या? केरला फाइल आपको झूठी लगती होगी, या जो कट्टरपंथी लोग हैं उन्हें झूठी लगती होगी। एमआईएम जो कि खुद एक कट्टरपंथी है, हाँ, दोनों ही ओवैसी बंधु कितने गंदे भाषण देते हैं। किसी भी धर्म का अपमान करना कहां तक उचित है भाई। आप देखेंगे कि बुरहानपुर जिले की एक लड़की रायला बन गई है। दोनों मियाँ बीबी हिंदू थे। कितना खतरनाक उनका ब्रेन वॉश किया गया। आप सोचिए, तब जाकर वो मुस्लिम धर्म को अपनाई और आज क्या कहती है कि मेरा पति बिल्कुल निर्दोष है और वो धर्म का काम कर रहा है। आतंकवाद, आप नाना प्रकार की मेडिसिन लेकर और युवाओं को वो गंदी मादक पदार्थ, वो ड्रग्स देकर आप धर्म का काम करवाते हो और धर्म की आड़ में आतंकवादी बना देते हो। धर्म का चोला ओढ़कर और इसको ये बतलाकर कि हम यह काम करेंगे तो हमें जन्नत नसीब होगी, कैसे हो सकता है भाई। कोई भी धर्म आतंकवाद या मार काट ये नहीं सिखाता। हिंदू धर्म में भी नहीं है, इस्लाम में भी नहीं है, कहीं भी नहीं। कोई भी धर्म किसी भी व्यक्ति को मारने की शिक्षा दे ही नहीं सकता, मैं ऐसा मानता हूं। और ये जो कट्टरपंथी लोग हैं, ये तो केवल 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 अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए ऐसा कहते हैं। अगर इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना, आज पाकिस्तान में देखो क्या तराही तराही है। मस्जिद में, कई मस्जिदों में आए दिन बम विस्फोट होते हैं। आप मानते हो ना कि ये धार्मिक संगठन है, इसको बेवजह सेंट्रल की नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट बैन कर रही है। तो यही आतंकवादी संगठन काबुल में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, सीरिया में, क्यों मस्जिदों में भाई? मस्जिद में मुस्लिम समाज जन नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये तो भगवान की आराधना कर रहे हैं ना, आपके अल्लाह की इबादत कर रहे हैं ना। वहां बम से मस्जिदों को उड़ा दिया जा रहा है। कौन उड़ा रहा है? हिंदू उड़ा रहे हैं।
हिंदू उड़ा रहा है क्या? भारत का हिंदू उड़ा रहा है क्या? लेकिन वो मुसलमान भी नहीं है, अरे आतंकवादी है, आतंकवादी का कोई चेहरा नहीं होता। तो वो आतंकवादी है। तो ये क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? सिमी को बैन किया, गलत किया। पीएफआई को बैन किया, गलत किया। अरे भाई, आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता, वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, आतंकवादी आतंकवादी है। और आतंकवादी आप देखेंगे 100% मुसलमान ही होता है। आप इसमें संदेह क्यों? ऐसा क्यों? 32,000 ही क्यों? अरे भाई, जो आंकड़ा है वो आंकड़ा है, और ये आंकड़ा काफी बढ़ सकता है। अगर सारे देश भर का आप सरकारी आंकड़ा उठाए तो 32,000 नहीं, लाखों में होगा, लाखों में होगा। मैं ऐसा, मेरी सोच ऐसी मानती है। कई माता पिता नहीं बता पाते समाज के डर से, अपने समाज के डर से, अपने रिश्तेदार के डर से, अपने परिवार के डर से नहीं बताते। आप केरला पिक्चर देखिए, ये कोई धर्म विरोधी पिक्चर नहीं है। अगर आप राष्ट्रभक्त है, देश प्रेमी है, तो पिक्चर को आप अपने देशभक्त के चश्मे से देखिएगा, आपको पिक्चर बहुत अच्छी लगेगी। और आप अगर कट्टरपंथ या उन आतंकवादियों के सपोर्ट में देखेंगे तो आपको केरला पिक्चर एक धार्मिक पिक्चर लगेगी, या तो नरेंद्र मोदी के समर्थित पिक्चर लगेगी। क्योंकि आप कट्टरपंथ, आप आतंकवादियों के सपोर्ट में बोल रहे हैं, आप पाकिस्तान के सपोर्ट में बोल रहे हैं, अफगानिस्तान के सपोर्ट में बोल रहे हैं। आज देश में धर्मांतरण बहुत बड़ी समस्या है। आप बेला फुसला कर लड़की को एक तो शादी कर लेते, शादी के बाद उसका उपभोग, दोहन, लड़की को केवल दोहन और उपभोग की वस्तु माना है। आप देखें, हमारे हिंदू धर्म में नारी को प्रधान और कहा गया है, जहां नारी की पूजा होती है वहां स्वयं भगवान वास करते हैं। सनातन हिंदू धर्म में ये कहा गया है। लेकिन ये जो आतंकवादी है, ये आतंकवादी तो महिलाओं को, नारी शक्ति को, मातृ शक्ति को उपभोग और दोहन की वस्तु समझते हैं। ये उससे ज्यादा उनके लिए कुछ भी नहीं है। महेश जी, जो एमआईएम के नेता है ज़हीर अर्श, उन्होंने इंटरव्यू के अंदर एक बात ये भी कहा कि जो फिल्म द केरला स्टोरी है, उसके संचालक ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को ये लिख कर के दिया है, ये लिख कर दे दिया है कि इस फिल्म का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ये फिल्म का डिस्क्लेमर कहता है। भाई, मैं तो ये मानता हूँ कि ये सत्य घटना पर आधारित फिल्में हैं। अब इसके निर्देशक और निर्माता ने क्या लिख कर दिया और सेंसर बोर्ड ने किन आधारों पर इसे पास किया है, यह सेंसर बोर्ड ने फिल्म को हरी झंडी दी तभी तो यह रिलीज हुई। और पश्चिम बंगाल में रिलीज ना करना कहाँ का उचित है? लेकिन न्यायालय ने उसको वहाँ पे भी रिलीज़ कर दिया है। सरकार को फटकार लगे इस मामले में। और आज आपको बता दूं पीके फिल्म थी आमिर खान की, उसमें हिंदू देवी देवताओं का कितना अपमान किया। कहीं हिंदू समाज ने उसको सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में चैलेंज किया क्या? तो व्यक्ति की मानसिकता है। ये तो आमिर खान की मानसिकता को दर्शाता है कि वो हिंदू धर्म को किस दर्जे का समझते हैं। लेकिन आमिर खान तो उस फिल्म में खाली एक्टर थे, उसका जो प्रोड्यूसर था, जो निर्माता था, वो कोई दूसरा था। आप जानकारी में जाएंगे तो उसमें पैसा आमिर खान नहीं लगाया था। और पीके पिक्चर में जिस प्रकार से हिंदू देवताओं का अपमान किया, वो हिंदू समाज को स्वीकार नहीं है। उसके बाद जब उनकी लाल सिंह चड्ढा रिलीज हुई तो कितनी माफ़ी मांगे, क्यों मंदिरों के वैष्णो देवी जा रहे हैं आप, और जगह जगह मंदिरों में जाके आपने माफ़ी मांगी, पैर पड़ा। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? हो गई लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप। आपके सरकारी आंकड़े, या तो आपने जो भी मीडिया को खरीद के बता दिया कि लाल सिंह चड्ढा हिट हो, लेकिन आप क्यों गए मंदिर क्यों गए भाई? आप जिस शिवलिंग पर बोलते हैं कि दूध गरीबों में बांट देना चाहिए, शिवलिंग पे नहीं डालना चाहिए, फिर वही बाद में आप जाके शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हो, वही शिवलिंग की आप पूजा करते हो। हाँ,
क्योंकि उन्होंने पीके में ये भी कहा है कि जो दरगाह पे चादर चढ़ाते हैं उसको किसी गरीब को कपड़े दे देना चाहिए। इस पर फिर आप किस रूप में देखेंगे इसको? उसमें 90% हिंदू धर्म का माखौल उड़ाया गया। अब वो उन्होंने मजार के बारे में क्या कहा क्या नहीं कहा वो तो मुझे जानकारी नहीं है, मैंने फिल्म पूरी देखी भी नहीं है। वो तो मेरे को मीडिया के माध्यम से और हम जिस प्रकार से सामाजिक संगठनों में सांस्कृतिक संगठनों में काम करते वहाँ जानकारी मिली, तो हमें पता चला कि इन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया है। सनातन हिंदू धर्म को ये कुछ समझते ही नहीं है। महेश जी, एक सवाल और, ये बताइए कि हाल ही के अंदर अभी जो है कर्नाटक के अंदर जिस तरीके से जो रिज़ल्ट आए हैं कांग्रेस के, भाजपा को जो है बहुत ही ज़्यादा गिरावट से हार मिली है, कांग्रेस को बहुत ज़्यादा जीत मिल गई, बहुमत मिल गई है, जबकि भाजपा ने जो है बजरंगबली का भी जो है फार्मूला वहाँ पर अपना लिया। क्या मानते हैं, कहीं भाजपा से जो वहाँ की जनता है कहीं मुँह तो नहीं भंग हो गया वो? देखिए, कर्नाटक में आप इसको जोड़ के देखेंगे भाजपा की हार जीत से, तो मैं नहीं मानता, क्योंकि राजस्थान और कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां अल्टरनेट सरकारें बनती है बिगड़ती है। एक बार कांग्रेस की रहेगी तो उसके अगले बार भाजपा की रहेगी, ऐसा एनालिसिस मैंने न्यूज़ चैनलों के माध्यम से मैंने देखा है। तो मैं नहीं मानता कि इसमें भाजपा की हार हुई है। ये हार भाजपा की हार नहीं, वहाँ के कार्यकर्ताओं की हार है। तो कहीं ना कहीं वहाँ जो परिवारवाद को बढ़ावा दिया है और पुराने लोगों को आगे बढ़ाया, उससे भी मेरा मानना है युवा चेहरों को वहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से गुजरात में युवा चेहरों को टिकट दिए गए अगर वहाँ भी देते तो कर्नाटक कम से कम मार्जिन से वहाँ चुनाव हारते। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो इस बार 2023 में जो विधानसभा चुनाव एमपी के अंदर आने वाले हैं, लगभग 5 महीने बचे हैं, तो कर्नाटक का असर यहाँ पे भी देखने को मिलेगा या फिर भाजपा एक बार फिर रिपीट होगी? दक्षिण से मध्य को आप नहीं जोड़ सकते, मध्य भारत को आप दक्षिण से कैसे जोड़ेंगे? 5 कोस पर वानी बदले 10 कोस पर पानी, तो आप कैसे जोड़ देंगे भाई? दक्षिण के कई राज्यों में तो भाजपा का खाता भी नहीं खुलता। वहाँ की बोली, वहाँ की भाषा, वहाँ का रहन सहन काफ़ी अलग है। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, तो ये जो राज्य है इससे आप तुलना दक्षिण के राज्यों की नहीं कर सकते। और मध्य प्रदेश में युवाओं को भारतीय जनता पार्टी अवसर देगी ऐसा मेरा मानना है। और जहाँ तक प्रकृति का नियम ही है परिवर्तन, हमारे जो दीनदयाल शोध संस्थान के नानाजी देशमुख हैं, उनका लेख मुझे याद आता है कि मैं चाहता तो विधायक बन जाता, सांसद बन जाता, सीएम बन जाता, पीएम बन जाता, लेकिन युवाओं को मौका कम मिलेगा। अगर मैं ही विधायक बन गया, मैं ही सांसद बन गया, मैं ही सीएम बन गया, तो युवाओं को अवसर कम मिलेगा। आप देखेंगे क्रिकेट टीम में सौरव गांगुली जो थे, कितने अच्छे क्रिकेटर थे, कितने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम है। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड की जानी मानी क्रिकेट की हस्ती है ना, 90% रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है, सचिन तेंदुलकर के नाम। तो आप क्रिकेट टीम को इसका उदाहरण ले सकते हैं। अगर विराट कोहली नहीं हटते तो रोहित शर्मा कप्तान नहीं बनते। युवाओं को मौका, युवाओं को जब तक आप मौका नहीं देंगे, युवा अपनी प्रतिभा कैसे दिखाएंगे? इसीलिए सनातन हिंदू धर्म में भी कहा गया है परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो युवाओं को मौका मिलना चाहिए, ऐसी मेरी सोच है, ये मेरी निजी सोच है। और फिर संगठन जो करेगा सर्वमान्य होगा। भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व और संगठन का नेतृत्व जो भी तय करेगा सर्वमान्य होगा और हम उसका पालन करेंगे। बुरहानपुर में गणेश उत्सव के अंदर आप कई विरोध किया है और आपने डीजे को प्रमुखता से बजाया, जबकि ज़िला प्रशासन ने भी मना कर दिया था। आप डीजे बजा रहे थे, तो क्या आपने कहीं ना कहीं ज़िला प्रशासन को भी जो है नकार दिया? देखिए, मेरा कहना है कि डीजे अगर प्रतिबंधित करते हैं तो संपूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए। शादी में डीजे ना बजे, राजनीतिक पार्टी कार्यक्रमों में डीजे ना बजे,
धार्मिक आयोजनों में डीजे ना बजे। डीजे प्रतिबंध होता है तो संपूर्ण जगह से डीजे पर प्रतिबंध होना चाहिए। लेकिन आप कुछ धार्मिक आयोजनों में, जैसे नवरात्रि हो गई, गरबा में डीजे नहीं बजेगा, गणपति में डीजे नहीं बजेगा, तो धार्मिक आयोजनों में डीजे नहीं बजेगा, लेकिन राजनीतिक नेताओं की जुलूस में, शोभा यात्रा में डीजे बजेगा, राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम में डीजे बजेगा, कोई सरकारी कार्यक्रम होता है वहां डीजे बजेगा। तो मेरा कहना है प्रतिबंध लगाना है तो पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगाए। किसी राजनीतिक दबाव में आप प्रतिबंध लगा रहे हैं, और गणेश उत्सव की जो हमारी एक पहचान है देश में, मुंबई पुणे के बाद अगर सबसे ज्यादा गणेश उत्सव में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है, उत्साह, आनंद, हर्षोल्लास के साथ युवा गली गली गणेश जी की प्रतिमा बैठाते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने देश की आजादी के पहले अंग्रेजों से जब संघर्ष हुआ करता था तो तब गणेश स्थापना प्रारंभ की थी। और सौभाग्य की बात है कि लोकमान्य तिलक जी बुरहानपुर भी आए थे, और बुरहानपुर में जो तिलक हॉल है वहां उन्होंने उनके हाथों से गणेश उत्सव स्थापना प्रारंभ की थी। तो बुरहानपुर का तो जो इतिहास है वो गणेश उत्सव से जुड़ा है। और यहाँ क्यों त्योहारों में गुलाल, डीजे या ढोल नगाड़ों पर बंदिश लगाई जाए? भैया हिंदुस्तान है, ये अफगानिस्तान थोड़ी ना है, पाकिस्तान थोड़ी ना है। सभी धर्म अपने त्योहार मनाए, हर्षोल्लास से मनाए। और जो आपराधिक तत्व है, जो कोई लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, या मस्जिद के पास जाकर गुलाल फेंकते हैं, या मस्जिद के सामने कोई आपराधिक कोई भी गतिविधि करते हैं, तो उन्हें पुलिस उठाए ना, और सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई करे। आप संपूर्ण हिंदू समाज को उसके लिए क्यों परेशान कर रहे हैं? डीजे बज जाने से क्या हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाएंगे? डीजे बज जाने से क्या बुरहानपुर का विकास रुक जाएगा? डीजे ना बजाने से क्या होगा ये बताइए? बजाने से क्या होगा? ना बजाने से कोई बहुत सारे बुरहानपुर को अवार्ड मिल जाएंगे, विकास हो जाएगा, ऐसा है क्या? अब किसी भी राजनीतिक दबाव में डीजे को बंद करवा रहे हैं, ये कहीं भी ठीक नहीं लगता। बुरहानपुर में द केरला स्टोरी आपने सबसे पहले दिखाई, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था दिखाने का? कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव आ रहे हैं, आपने भी दावेदारी की है इस वजह से? देखिए, आपने मेरे से सबसे पहले पूछा था कि 2008 में उमा भारती जी की पार्टी ने टिकट दे दिया। चुनाव लड़ना मेरा उद्देश्य होता तो इन 15 वर्षों में 3 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, तो मैंने कोई चुनाव क्यों नहीं लड़ा? पार्षद चुनाव क्यों नहीं लड़ा? विधायक चुनाव क्यों नहीं लड़ा? अगर मेरी इच्छा चुनाव लड़ना होती तो मैं स्वाभाविक है कोई ना कोई चुनाव तो लड़ ही लेता। लेकिन अगर हमारे जैसे युवा लोग सनातन हिंदू धर्म की बात करें तो वो राजनीतिक बात हो जाती है, और कोई दूसरा व्यक्ति करे तो अरे यार वो तो नेता है। हम या हमारी पृष्ठभूमि, हमारे परिवार में कोई सांसद नहीं रहा, कोई विधायक नहीं रहा, या कोई मिनिस्टर नहीं रहा, इसलिए हम कार्यकर्ता है। तो कार्यकर्ता का हक नहीं बनता क्या? और अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी युवाओं को युवा चेहरा को पसंद कर रहे हैं और युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि हो सकता है 2023 में हम कार्यकर्ताओं के मध्य में से ही कोई नेता बन जाए। तो मैं तो मानता हूं कि युवाओं को आगे आना चाहिए, भ्रष्ट लोगों को हटाना हमारा उद्देश्य है। चुनाव लड़ेंगे आप, हाँ या ना के अंदर जवाब दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे योग्य समझती है, टिकट देती है, तो मैं चुनाव क्यों नहीं लड़ूं? बिल्कुल लड़ूंगा। अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों निर्दलीय लड़ूं? जब मुझे भारतीय जनशक्ति पार्टी से 2008 में प्रत्याशी बनाया गया तब मैं चुनाव नहीं लड़ा, तो अब मैं निर्दलीय कैसे चुनाव लड़ लूं?
सर्वप्रथम मेरे लिए समाज है, धर्म है, और मैं हिंदू समाज का एक सिपाही हूँ, एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मैं कभी भी हिंदू समाज से परे नहीं हूँ, ना ही उसका अपमान स्वीकार कर सकता हूँ। फिल्म में दिखाने के पीछे का उद्देश्य आपने अभी तक क्यों नहीं बताया? जिस प्रकार से बुरहानपुर भी धर्मांतरण आप देखेंगे, अभी आपको पता चला होगा कि आईएसआई से जो सौरभ जैन नाम का एक युवा पकड़ा गया, तो उसकी जो धर्मपत्नी थी, जो कि रायला नाम की महिला है, वो भी अग्रवाल परिवार की हिंदू लड़की थी। दोनों ही हिंदू दंपति थे। तो बुरहानपुर भी कहीं ना कहीं सिमी के कई सारे लोग 2007 में यहाँ से पकड़ाए थे, मालूम है ना आपको। तो बुरहानपुर में ये फिल्म तो दिखाना चाहिए, और मैं आपके माध्यम से सभी माता पिता और उनके जो परिवार जन हैं उससे आग्रह करूंगा कि द केरल स्टोरी अपने लड़कों को और लड़कियों को अवश्य दिखाए। आप एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपको कोई किसी पद पर भी है आप? मैं भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा वर्ग मोर्चे में जिला उपाध्यक्ष पद पर हूँ। आप जिला उपाध्यक्ष पद के अंदर है, लेकिन पार्टी के किसी कार्यक्रम में आप नहीं दिखते। यहाँ तक कि सीएम, मुख्यमंत्री आ जाते हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, बड़े बड़े पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, उसके अंदर आप कहीं ना कहीं नज़र आते ही नहीं हैं। तो क्या आप देखिए, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मैं स्टेज पे या कहीं ऊंची जगहों पर जहाँ बड़े बड़े नेता होते वहाँ कैसे जाऊँ? मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मैं दरी बिछाने में, झंडा लगाने में विश्वास करता हूँ। और आप ऐसे सोचे कि महेश चौहान मंच पे दिखाई दे, तो ये उचित नहीं है। संगठन जो तय करता है, जहाँ अपेक्षित वहाँ उपस्थित। अगर संगठन हमें बुलाता है, हमें कोई व्यवस्था में कार्य सौंपता है, तो हम अवश्य करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। संगठन जहाँ भी हमें उपयोग में भेजेगा, कहीं भी हो सकता है, वो किसी भी स्थान पर हो सकता है, तो हम अवश्य वहाँ जाएंगे और काम करेंगे। सोशल मीडिया पे भी आप काफ़ी एक्टिव है। देखिए, सोशल मीडिया एक आईना है हमारा। आज मोबाइल हर घर तक है। चाय वाले के पास भी मोबाइल है, सब्जी वाले के पास भी मोबाइल है, और दूध वाले के पास भी मोबाइल है। तो मोबाइल एक हमारे माध्यम का बहुत अच्छा एक उपयोगी वस्तु है। सोशल मीडिया ऐसी वस्तु है, ऐसा माध्यम है। सोशल मीडिया मतलब सामाजिक पत्रकारिता। तो वो हमारा चेहरा जनता तक आसानी से पहुंचा देता है। जो चीज़ हम पेपर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से नहीं बोल सकते, वो फेसबुक के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से हम जनता तक पहुंचा सकते हैं। इच्छेश्वर हनुमान मंदिर के आप सदस्य हैं, और आपको अगर कोई पहचानता है तो इच्छेश्वर हनुमान मंदिर की वजह से, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर किसी को भी इच्छेश्वर हनुमान मंदिर अगर कोई जाता है तो वो सबसे पहले आपका नाम लेता है। तो आप क्या एक ही मुद्दे पर चुनाव लड़ लेंगे अगर पार्टी ने आपको टिकट दिया तो? ये मेरा सौभाग्य है कि इच्छेश्वर हनुमान जी का जब भी नाम आता है तो कोई ना कोई मुझे याद करता है। लेकिन एक चना भाड़ नहीं झोंकता, और महेश चौहान के कारण ही इच्छेश्वर हनुमान जी मंदिर का जीर्णोद्धार या पूजा आरती नहीं, ऐसा नहीं है। वो हजारों लोग आते हैं। आप शनिवार को वहाँ जाएंगे तो 1000 से अधिक संख्या में आपको माताएं, बहनें, युवा साथी और कई नगर के लोग वहाँ दिखाई देंगे। लेकिन इसके अलावा आपकी कोई एक्टिविटी दिखती भी नहीं मार्केट में? नहीं, मैं समाज के जो काम है उसमें लगा रहता हूँ। मैं बजरंग दल का जिला संयोजक रह चुका हूँ, विश्व हिंदू परिषद में जिला मंत्री रह चुका हूँ, उसके पश्चात स्वदेश पेपर में पत्रकारिता की है। आरएसएस में मैं विभिन्न दायित्वों में व्यवस्था अनुसार काम कर चुका हूँ। इसके बाद अभी मैं व्यापारी प्रकोष्ठ जो है दिल्ली का, उसमें मैं मध्य प्रदेश का प्रदेश सचिव हूँ। और उसके बाद रेलवे संघर्ष समिति जो है उसमें मैं सेक्रेटरी हूँ। और अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। महेश जी, एक सवाल और। बुरहानपुर के अंदर आप रहते हैं, बुरहानपुर की 3 बड़ी समस्याएं जिसे आप क्या देखते हैं? 3 बड़ी समस्याएं बताइए। यहाँ एक तो सड़कों का बहुत बड़ा यहाँ समस्या है।
जिस प्रकार से यहाँ फ्लाईओवर ब्रिज होने चाहिए। मेरा मानना है गणपति नाके से लेकर गुरुद्वारे के पास से लेकर तो ताप्ती पुल तक एक फ्लाईओवर ब्रिज होना चाहिए। एक फ्लाईओवर ब्रिज होना चाहिए सनवारा गेट से लेकर तो लालबाग तक। जिस प्रकार से भारी वाहन हमारे शहर के बीचों बीच में से जाते हैं और आप देख रहे हैं कि कई सारे एक्सीडेंट यहाँ होते हैं, तो सड़कों का जो अव्यवस्था है, जिस प्रकार से यहाँ पार्किंग की अव्यवस्था है, सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है रोजगार। यहाँ रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है। आप देखेंगे पहले यहाँ कपास कई सारी साइजिंगें थी, भाव यहाँ ऊंचे मिलते थे किसानों को, तो महाराष्ट्र से, पंजाब से, कई राज्यों से, यूपी से यहाँ कपास बिकने आया करती थी। और साइजिंग हब, जो बड़ी बड़ी साइजिंगें थी, वो यहाँ हब था बहुत बड़ा, और महाराष्ट्र से और अन्य राज्यों से यहाँ काफ़ी ऊंचे भाव में कपास खरीदी जाती थी। जिस प्रकार से यहाँ पावरलूम उद्योग है, तो कपास से यहाँ कपड़ा बनता था, और सूरत और पटना बिहार के बाद सबसे बड़ी पावरलूम उद्योग के कारखाने यहाँ थे। लेकिन अभी आप देखेंगे कि साइजिंग बंद हो गई, बादरपुर सूत मिल बंद हो गई, ताप्ती मिल जो है वो बंद होने की कगार पे है। तो रोजगार बहुत बड़ी समस्या है और बेरोजगारी यहाँ पांव पसार रही है। तीसरी समस्या क्या देखते हैं आप? तीसरी समस्या यह है कि ताप्ती नदी, आप देखेंगे ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से ही उद्गम हुई है और मध्य प्रदेश से निकलते निकलते महाराष्ट्र जाती है। लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात में ताप्ती मैया के जल से हजारों एकड़ भूमि सिंचित हो रही है, बिजली बन रही है, कई सारे डैम बने हैं। सूरत का उकाई डैम आप देखेंगे कि कितना अच्छा डैम बना है। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर भी एक ऐसा स्थान था कि यहाँ एक डैम बन जाता, चाहे तो जो पुराना पुल है वहां बन जाता, या तो जो ये पुराना रफ्ता अंग्रेजों के समय का जिसे फरसी बोलते हैं, यहाँ डैम बन सकता था। तत्कालीन नेताओं ने यह करना चाहिए था कि डैम बनता तो बहुत सारे उद्योग, मछली पालन है, उसके बाद हजारों एकड़ की भूमि सिंचित हो जाती, और आप राजघाट के पास से सतियारा घाट तक एक कॉरिडोर बनाते तो वहां भी आप मुंबई की जूहू चौपाटी जैसा एक पर्यटन स्थल हो जाता था। ये आपकी मांग है? मैं चाहता हूं कि एक ताप्ती रिवर व्यू जो बने तो वो सतियारा घाट तक बने, जो अभी राजघाट तक ही सीमित है। राजघाट से आगे बढ़ा के सतियारा घाट तक बढ़े और इधर से आगे राजघाट से आगे नागझिरी घाट तक बन जाए। ये रिवर व्यू अगर बनता है तो यहाँ रोजगार के साधन भी हो जाएंगे। गरीबों का भेल पकौड़ी और घुड़सवारी, और जिस प्रकार से मुंबई की चौपाटी पे या हमारे जो साउथ के राज्य है, इधर गोवा देख लो, तमिलनाडु देख लो, कर्नाटका देखो, जिस प्रकार से समंदर के किनारे कई सारे दुकानें होती है, वैसे दुकान यहाँ भी हो जाएगी तो रोजगार का एक माध्यम बन जाएगा। महेश जी, आखिरी सवाल, मान लो अगर आपको भाजपा टिकट दे देती है और विधायक आप बन जाते हैं, क्या करेंगे बुरहानपुर के लिए आप? देखिए, पार्टी जो निर्णय लेगी वह सर्वमान्य होगा, और विधायक का टिकट मिल जाना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जीतना हारना ये ऊपर वाला और भाग्य तय करेंगे, लेकिन ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व तो मुझ पर विश्वास करता है और मुझे टिकट देता है तो मैं अपने संपूर्ण ताकत के साथ यह चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से मैंने आपको बात कही, फ्लाईओवर ब्रिज जो कि सनवारा गेट से लालबाग और गणपति नाके से लेकर ताप्ती पुल, बड़ा पुल, वहां तक एक फ्लाईओवर ब्रिज बनाना, उसके बाद जो बादरपुर सरकारी सूत मिल है उसके लिए बात करना, जो कि खड़कोद एक सूत मिल है उसके लिए बात करना, एक दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है हमारा केला उद्योग। केला उद्योग से जो भी संबंधित काम होंगे, जो अभी यहाँ चालू किए गए, उसका कारखाने, फैक्ट्रियां डालने का काम। तीसरा सबसे बड़ा गन्ना, गन्ने के वेस्टेज से यहाँ किसी प्रकार की कोई चीजें नहीं बनती,
जो सहकारी नवल सिंह कारखाना है उसके वेस्टेज से हम यहाँ सोचेंगे कि कोई बहुत सारी वस्तुएं बनती है, जो उन वस्तुओं को बनाने के यहाँ कारखाने बन जाए। पावरलूम उद्योग के लिए भी बहुत सारी यहाँ पर योग्यताएं है जो कि होना चाहिए। तो मैं अगर बन जाता हूँ, एक संवैधानिक पद मिलता है, तो मैं तन मन धन से उसके लिए लग जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी हमको समय देने के लिए। जय श्री राम। तो ये हिंदू नेता महेश चौहान से, जो कि भाजपा के फिलहाल विधायक की दावेदारी भी कर रहे हैं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे बीएनसी न्यूज़ के साथ। अगले हफ्ते फिर होगी किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात। जब तक कि आप भी देखते रहिए बीएनसी न्यूज़। जय हिंद।